नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रमुख प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत कार्य करते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए प्रधानमंत्री सरकार का केंद्र बिंदु है। यदि हम इन सभी पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे है कि जो यहाँ पर भारत है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। आपने देखा होगा यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा है तो यानी कि एक संसद है। तो संसद के सदन के नेता के तौर पर जो बहुमत दल का नेता होता है उसको हम यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो देश होते हैं उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, या प्रधानमंत्री होता है तो राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है तो प्रधानमंत्री नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों की व्यवस्था है, यानी कि राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है, क्योंकि वो संसदीय दल का नेता यानी कि संसदीय दल के बहुमत का नेता होता है। और बेसिकली जो संसद है वो हमने पहले भी देखा है, वो उसमें दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दो राज्यसभा होती है उसको अपर हाउस कहते हैं, और जो लोकसभा होती है उसको लोअर हाउस कहते हैं। लेकिन लोकसभा जो होती है वो एक प्रकार से लोकप्रिय सदन भी होता है, क्योंकि उसमें जो सदस्य रहते हैं, उसमें जो मेंबर रहते हैं उसे हम चुन के भेजते हैं, यानी कि वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से गए हुए सदस्य रहते हैं। तो ज़्यादातर जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो बेसिकली लोकसभा में जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो लोकसभा से ही बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का ही सदस्य होगा, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन उसको बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन किस आधार पर करते हैं, बहुमत के आधार पर करते हैं। यानी कि बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया जा सकता है। यदि कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति बड़े गठबंधन के नेता को भी बुला सकते हैं, जिसका भी गठबंधन वहां पर बड़ा होगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली है संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है। और ये आर्टिकलों को याद रखना है, यानी कि आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया। अभी और भी आर्टिकल आएंगे इनसे रिलेटेड, उनको हम देखेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही कार्य करते हैं, ऐसा आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 75 है मंत्रियों की नियुक्ति, पद की शपथ, वेतन, कार्यकाल आदि का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 75 के तहत है। अब आर्टिकल 77 की बात करें, केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन का जो तरीका होता है, केंद्र सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, क्या उनका सिस्टम रहेगा, ये सब आर्टिकल 77 के तहत ये बात की जाती है। अब आर्टिकल 78 की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूरा मतलब प्रावधान रहता है कि एक राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं केंद्र यानी कि एक देश के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें यानी कि अपॉइंटमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है आमतौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोकसभा के का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन बहुमत उसको लोकसभा से ही पास होना चाहिए। यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन के नेता के तौर पर किसी को भी बुला सकते हैं और उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। राज्यसभा से हैं, एग्जाम्पल फॉर के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सदस्य थे तो भारत के प्रधानमंत्री बने। और जो लोकसभा के सदस्य अभी करंट की बात करें, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभी करंट में किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, लेकिन राष्ट्रपति उसे एज ए प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य
होना होगा, तभी वो प्रधानमंत्री आगे 6 महीने के बाद बन सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री तथा उनकी जो मंत्री परिषद होती है, उनकी जो शपथ होती है वो भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख होती है। यदि शपथ राष्ट्रपति के सामने हो रही है तो यानी कि उनका जो रेजिग्नेशन होगा वो भी राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री अपना यदि रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किसके सामने देंगे? राष्ट्रपति के सामने देंगे। मंत्री परिषद की शपथ, मंत्री लोग भी राष्ट्रपति के सम्मुख ही शपथ लेते हैं। किसकी सलाह पे लेते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पे। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो एक अपनी मंत्री परिषद बनाता है और उन मंत्री परिषद को भी जो नियुक्त करता है वो कौन करता है? शपथ जो दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री की शपथ 3 बातें इसमें मुख्य रूप से होती हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की बात की जाती है, भारत की संप्रभुता की रक्षा की बात की जाती है और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की प्रतिज्ञा इसमें शामिल होती है। आपने देखा भी होगा शपथ में जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें ये संविधान वगैरह की शपथ लेते हैं। तो ये मुख्य इसमें 3 पॉइंट होते हैं। यदि हम प्रधानमंत्री की शक्तियों की बात करें, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इनके पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में भी इनके पास शक्ति होती है। कार्यपालिका क्या होती है? जो भी कार्यपालिका की शक्तियां होती है उसमें राष्ट्रपति के सभी निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह से लिए जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देता है इन सभी चीज़ों के बारे में कि क्या इस समय कार्यपालिका में कोई संकट है, कार्यपालिका में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी सलाह देगा और प्रधानमंत्री सलाह देगा, राष्ट्रपति उनको देखेगा, यदि सही रहेगा तो उस सलाह को मानेगा। विधायी शक्तियाँ की बात करें तो संसद सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकते हैं और सरकार की नीतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी प्रधानमंत्री होता है सरकार की नीतियाँ बनाता है और उन नीतियों को समाज के बीच में वही प्रस्तुत करता है कि हमारी जो कैबिनेट है उसने ये विचार विमर्श किया है या उन्होंने ये चीज़ करी है। तो वो चीज़ें फिर जैसा आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो देश के नाम संबोधन वगैरह करते हैं, तो उसमें जो भी उनने फैसले लिए रहते हैं, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो उनको जनता के समक्ष माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से रखते हैं। तो उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ होती हैं जैसे बजट नीति निर्माण में भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, कोई भी आपके जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं उनके पर वो अपने अपने जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके एक प्रकार से जनता के प्रमुख के रूप में सबसे बड़े हेड होते हैं। तो उन डिपार्टमेंटों का अपना एक बजट होता है, उस बजट में किस चीज़ का बजट कब कितना होगा, क्या होगा, इसकी ये भी प्रधानमंत्री की सलाह वगैरह से ही ये चीज़ें होती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से क्या है, उस कैबिनेट के एक प्रकार से हेड हो गए। यानी कि पहले तो पूरे भारत के जो भी भारत सरकार है उसके मुखिया हैं वो, ठीक है। और दूसरा जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी आपने देखा होगा जैसे हमारे वहाँ संसदीय प्रणाली है तो यहाँ प्रधानमंत्री की वैल्यू ज़्यादा रहती है। राष्ट्रपति एक प्रकार से एक संवैधानिक मतलब एक पद पर होता है, लेकिन जो नीति निर्माण वगैरह सब कुछ होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट माध्यम से जो चुन के आता है वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं। तो विदेश नीति वगैरह आपने देखा होगा, विदेश दौरों वगैरह में जो भी डील वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये प्रधानमंत्री इन चीज़ों के भी मेन पॉइंट इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये थी शक्तियों की बात। अब यदि हम मंत्रिपरिषद की संरचना की बात करें तो मंत्रिपरिषद में एक प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। आपने देखा होगा जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं उनके एक प्रकार से प्रमुख होते हैं। फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार या किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं ये लोग। डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। एक संसदीय सचिव होती है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं जो मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्यों के में सहयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये संरचना है। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियां हैं कि संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं ये लोग। प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, यानी कि पहले प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो यानी कि ये बात मतलब ये चीज़ें तभी जो क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो भी एक प्रकार से जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपने देखा होगा जिस भी पार्टी के पास लोकसभा राज्यसभा में बहुमत टाइप का रहता है तो वही पार्टी का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति जनरली उन्हीं लोगों का बनता है, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड जो है वो लोकसभा राज्यसभा से बनते हैं। और यदि राज्यों में भी उनकी सरकार होती है तो फिर तो लेकिन लोकसभा
का ही उसमें मेन रोल हो जाता है कि लोकसभा में बेसिकली या लोकसभा राज्यसभा में जिसकी सरकार रहती है राष्ट्रपति बेसिकली उसी का बनता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या है कि आप उनको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से सलाह लेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेगा, तो वो चीज़ है। नीतियां, कानून, कार्यक्रम तय करना है, आपातकालीन परिस्थितियों में सामूहिक निर्णय लेना है। यानी कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई वित्तीय आपातकाल है या राष्ट्रीय आपातकाल है या कोई ऐसी चीजें हैं, तो इस पे भी वो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और जैसा भी उस समय उचित होगा वो निर्णय राष्ट्रपति ले सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि कोई भी मतलब यहाँ पर एक मंत्री के ऊपर की बात है, जैसे क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री होता है, किसी कारण से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और दूसरा प्रधानमंत्री बनने के उसमें ना हो या बहुमत वहाँ पर खो देता है, तो वहाँ पर जो भी कैबिनेट होती है वो पूरी चीज़ें भंग हो जाती हैं। यदि कोई कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देता है तो वो पद रिक्त हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ही मंत्री पर अविश्वास का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास बहुमत नहीं है या अविश्वास प्रस्ताव ऐसी चीज़ें आ गई हैं तो वहाँ पर सभी चीज़ वहाँ पर भंग वगैरह हो जाएंगी। यानी प्रधानमंत्री यदि अपना बहुमत खो देता है तो प्रधानमंत्री बहुमत खो दे, या सदस्य, जैसे आपको पता है कि भारत में यदि 545 जो लोकसभा सदस्य हैं, यदि वहाँ बनाने के लिए आपको जितने भी सदस्य चाहिए होंगे उससे एक ज़्यादा चाहिए होता है, तो यदि वो सदस्य वहाँ पर फिक्स थे और उसमें से एक दो लोग वहाँ पर छोड़ देते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। यानी कि सरकार के पास बहुमत नहीं होगा, सरकार में बहुमत नहीं होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कोई रहेगा नहीं, ना मंत्रिपरिषद रहेगी। अब यह है कि सरकार के पास सदस्यों की संख्या बहुमत से कई ज़्यादा है, यदि उसमें से कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मंत्री यदि इस्तीफा दे देता है तो वो पद रिक्त हो जाएगा, उस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे के दूसरे किसी व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्ति दे सकते हैं। तो ये था यहाँ पर ये चीज़ें, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध की बात करें, राष्ट्रपति संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, संसदीय प्रणाली में बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर प्रधानमंत्री की है। राष्ट्रपति एज ए मतलब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में है, एक देश के प्रमुख के रूप में है, लेकिन जो भी नीति निर्धारण, डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो सब यहाँ से प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हिसाब से ही वो ले सकते हैं, खुद से वो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग नहीं कर सकते जब तक कि प्रधानमंत्री सलाह ना दे। यानी कि मंत्रिपरिषद को बिना प्रधानमंत्री की सलाह से भंग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सभी निर्णयों से अवगत भी कराते हैं। यदि कोई भी उन्होंने निर्णय लिया होगा, उनकी सरकार ने कोई भी ऐसी नीति वगैरह कुछ बनाई होगी, कोई भी चीज़ हो रही होगी, तो ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उस चीज़ से अवगत कराएं। कल को यदि उनके समक्ष कोई बात आए तो उनको उस चीज़ का पता रहना चाहिए। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद से रिलेटेड वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।